हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आप सभी का स्वागत है। लास्ट पार्ट। और अगर आपने इस कहानी के पहले के सारे पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो वो भी जरूर देखिएगा। मैं उन सभी का प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मालदीव की सुबह किसी जन्नत जैसी थी। फिरोजी रंग का समंदर कांच की तरह साफ था। मोहिनी घुटनों तक गहरे पानी में मछलियों के पीछे भाग रही थी। उसकी खिलखिलाहट हवाओं में मिश्री घोल रही थी। मोहिनी हाथ हिलाते हुए बोली, रुद्र, देखिए ना, ये पीली वाली मछली कितनी नखरेबाज है, बिल्कुल आपकी तरह, हाथ ही नहीं आ रही। रुद्र धीरे धीरे पानी में उतरते हुए बोला, मछलियां पीछा करने से नहीं मोहिनी, जाल बिछाने से आती हैं, जैसे मैंने तुम्हें पकड़ा है। मोहिनी ने शरारत से पानी की फुहारें रुद्र के सीने पे मारी। रुद्र ने झटके से अपनी बाहों में उसे भर लिया और हवा में उछाल दिया। मोहिनी की सांसें अचानक से अटक गई। मोहिनी घबराकर और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ते हुए बोली, अरे अरे रुद्र, छोड़िए ना, गिर जाऊंगी मैं, पानी बहुत गहरा है। रुद्र उसे और ऊपर उठाते हुए बोला, गिरने दूं तब ना, वैसे भी सुना है जल परियां पानी से नहीं डरती। मोहिनी मासूमियत से आंखें बड़ी करते हुए बोली, सॉरी सॉरी रुद्र, छोड़िए ना मुझे। अच्छा बाबा, माफ कर दो, गलती हो गई, अब कभी आपके ऊपर पानी नहीं फेंकूंगी, पक्का प्रॉमिस। रुद्र उसके चेहरे के करीब आकर धीमी आवाज में बोला, सिर्फ प्रॉमिस से काम नहीं चलेगा, मुझे सॉरी जरा ढंग से सुनना है। मोहिनी शर्म से लाल होकर अपनी नजरें चुराते हुए बोली, आप बहुत सताते हैं, देखिए सब गीला हो गया है, अगर मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई तो? रुद्र बोला, चोट तुम्हें लगेगी और दर्द मुझे होगा, इतनी हिम्मत नहीं है इन लहरों में, जब तक तुम मेरी बाहों में हो ये समंदर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोहिनी चुलबुले अंदाज में उसकी नाक खींचते हुए बोली, अच्छा, इतने बड़े किंग बन गए हैं आप, पर अभी तो आप मेरे कैदी हैं, छोड़िए मुझे वरना मैं चिल्लाऊंगी। रुद्र खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, चिल्लाओ, यहाँ सिर्फ मछलियां हैं और मैं, और वो सब मेरी तरफ है। कुछ ही देर में रुद्र ने मोहिनी को नीचे उतार दिया। समंदर के बीचों बीच यॉट पर खड़ी मोहिनी लहरों के झाग को देख रही थी। तभी रुद्र ने उसकी हथेलियों को पकड़कर धीरे से फैला दिया, जैसे उसे उड़ना सिखा रहा हो। रुद्र उसकी गर्दन के पास झुककर बोला, कैसा लग रहा है? इस आजादी की आदत है या अभी भी उस ब्लैक टावर की चार दीवारी याद आ रही है? मोहिनी मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर उसे देखा और बोली, आदत तो नहीं है रुद्र, पर डर लग रहा है कि कहीं हवा का एक झोंका मुझे आपसे दूर ना ले जाए। रुद्र एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मुझसे दूर? मोहिनी, मौत को भी मुझसे इजाजत लेनी पड़ती है तुम्हें छूने के लिए। ये हवाएं तो फिर भी मेरी गुलाम है, और वैसे भी तुम इतने हल्की नहीं हो कि उड़ जाओ। सुना है शहर जाकर तुमने डाइटिंग छोड़ दी है। मोहिनी नकली गुस्से में उसकी छाती पर धीरे से मुक्का मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, मैं यहाँ रोमांस की उम्मीद कर रही हूँ और आप मेरी डाइट का मजाक उड़ा रहे हैं। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मोहिनी ने नकली सा अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ फेर लिया। रुद्र हल्का सा खिलखिलाया, एक ऐसी हंसी जो उसने दुनिया के सामने कभी नहीं जाहिर की थी। उसने मोहिनी को पीछे से अपनी बाहों के घेरे में जकड़ लिया। रुद्र बोला, रोमांस? अच्छा, तो मेरी मासूम पत्नी को अब रोमांस की भाषा समझ आने लगी है। मुझे लगा था तुम सिर्फ पूजा पाठ और डरना ही आता है। मोहिनी पलटकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, इंसान जब प्यार में होता है ना तो वो अपनी भाषा खुद बना लेता है, पर आप तो ठहरे किंग, आपको तो सिर्फ हुक्म चलाना आता है। रुद्र उसका चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाते हुए बोला, गलत, हुकूमत तो मैं दुनिया पर करता हूँ मोहिनी, तुम्हारे सामने तो मैं सिर्फ एक साहिल हूँ, जहाँ तुम अपनी लहरों जैसी मर्जी लेकर आती हो और मुझे भिगोकर चली जाती हो। कभी गौर करना, मेरी धड़कनें तुम्हारे नाम का टैक्स भरती हैं। मोहिनी हैरानी और प्यार से उसे देखते हुए बोली, इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखी? मुझे तो लगा था आपके पास सिर्फ बंदूकें और फाइल्स होती हैं। रुद्र बोला, किताबें नहीं पढ़ता मैं, तुम्हारी इन खामोश निगाहों को पढ़ लेता हूँ। मालदीव की ये नीलाहट और तुम्हारी ये सादगी, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि काश ये वक्त यहीं थम जाए, ना कोई कल हो ना कोई दुश्मन।
मोहिनी रुद्र के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, तो थाम दीजिए ना इस वक्त को। अपनी इस हुकूमत से कहिए कि आज किंग छुट्टी पर है और सिर्फ रुद्र यहाँ है। रुद्र ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मोहिनी के पैर हवा में लहराए तो उसने घबराकर उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। रुद्र बोला, हुक्म सर आंखों पर मेरी जान। आज की ये शाम और ये गहरा समंदर गवाह बनेगा कि जब एक माफिया इश्क करता है तो वो जन्नत को भी जमीन पर उतार लाता है। सूरज ढलने को था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों की बाजीगरी चल रही थी। रुद्र और मोहिनी रेत पर नंगे पैर टहल रहे थे। तभी सामने एक बुजुर्ग मालद्वीपन महिला आई, जिसके सिर पर हाथ से बुनी हुई एक छोटी सी टोकरी थी। टोकरी में समंदर की सीपियों, शेल्स, मोतियों और रंगीन धागों से बने हाथ से बने गहने थे। वह महिला रुकी और टूटी फूटी हिंदी अंग्रेजी में मुस्कुराकर बोली, ब्यूटीफुल लेडी साहिब, अपने महारानी के लिए कुछ लेंगे? यह सब समंदर का आशीर्वाद है। रुद्र ने उसे अनसुना करना चाहा क्योंकि उसे प्राइवेसी पसंद थी, पर मोहिनी की आंखें उन चमकती सीपियों को देखकर चमक उठी। मोहिनी रुद्र की बाह पकड़कर बोली, रुद्र देखिए ना, कितनी सुंदर सीपियां हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बचपन में गांव की नदी किनारे ढूंढा करती थी। रुद्र रुक गया। उसने उस महिला की ओर अपनी किंग वाली गहरी नजरों से देखा। महिला डरी नहीं बल्कि पारखी नजरों से रुद्र को देखने लगी। महिला हंसते हुए बोली, साहिब, आपका चेहरा तो लोहे जैसा सख्त है, पर आपकी आंखें इस लड़की के लिए शहद जैसी मीठी हैं। यकीन मानिए, इसे सोने चांदी नहीं चाहिए, इसे आपकी दी हुई ये सीप चाहिए। रुद्र के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने टोकरी में हाथ डाला और एक गहरे नीले मोती और सफेद सीपियों से बनी पायल उठाई। रुद्र, इसकी कीमत? महिला बोली, कीमत आप नहीं दे पाएंगे साहिब, क्योंकि इसकी कीमत पैसा नहीं, इकरार है। इसे पहनाइए और वादा कीजिए कि ये पैर कभी आपके घर से बाहर उदास होकर नहीं निकलेंगे। रुद्र ने एक सेकंड के लिए मोहिनी की ओर देखा। माहौल एकदम जादुई हो गया था। रुद्र ने मोहिनी को वहीं रेत पर बिछाए एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठने का इशारा किया। मोहिनी हैरानी से बोली, रुद्र, आप क्या कर रहे हैं? रुद्र बिना कुछ कहे घुटनों के बल रेत पर बैठ गया। एक ऐसा इंसान जिसके सामने बड़े बड़े माफिया सिर झुकाते थे, आज वो अपनी पत्नी के पैरों के पास रेत पर बैठा था। उसने मोहिनी का रेशमी पैर धीरे से अपने हाथ में लिया। रुद्र धीमी और भारी आवाज में बोला, आज से ये पायल तुम्हारी बेड़ियां नहीं, मेरा हक होंगी। जहां जहां ये छनकेंगी वहां वहां मेरा नाम गूंजेगा। उसने बड़ी नजाकत से वह पायल मोहिनी के टखने पर बांध दी। सीपियों की ठंडक और रुद्र के हाथों की गर्मी ने मोहिनी के भीतर एक मीठी लहर दौड़ा दी। महिला ताली बजाते हुए बोली, अरे वाह, साहिब तो बड़े मंजे हुए खिलाड़ी निकले। बेटी, संभाल कर रखना इस किंग को, इसने अपना ताज आज तुम्हारे पैरों में रख दिया है। मोहिनी शर्म से लाल हो गई और उसने महिला से एक छोटा सा सीपियों का कंगन लिया और रुद्र की कलाई पर बांधने लगी। मोहिनी बोली, तो फिर ये आपके लिए, ताकि जब भी आप किसी पर गुस्सा करने के लिए हाथ उठाएं तो ये सीपियां आपको याद दिलाए कि घर पर कोई आपकी नरमी का इंतजार कर रहा है। रुद्र ने अपनी कलाई पर बंधे उस सस्ते मगर बेशकीमती कंगन को देखा और फिर मोहिनी को। उसने अपनी जेब से एक भारी भरकम नोट निकालकर उस महिला को देना चाहा, पर महिला ने सिर्फ एक छोटा नोट लिया और बाकी वापस कर दिया। महिला बोली, दुआएं बिकी नहीं जाती साहिब, खुश रहिए। महिला चली गई। बीच पर अब सिर्फ लहरों का शोर था और मोहिनी के पैरों में बजती वह पायल। रुद्र खड़ा हुआ और मोहिनी को कमर से पकड़कर अपने इतने करीब कर लिया कि उनके बीच हवा की भी जगह ना रहे। रुद्र बोला, अब अगर इस पायल की आवाज मुझे रात को सोने न दे तो उसका जुर्माना कौन भरेगा? मोहिनी शरारत से बोली, जुर्माना? एक माफिया किंग को कौन जुर्माना लगा सकता है? रुद्र बोला, लगाया जा चुका है मोहिनी। ये जो तुमने मुझे अपनी मोहब्बत में कैद किया है, ये उम्र कैद से कम नहीं है। मालदीव के विला में अगले दिन की सुबह खामोश थी, पर उस खामोशी में एक सुकून था। खिड़की से आती समंदर की ठंडी फुहारें मोहिनी के चेहरे को सहला रही थी।
वह आईने के सामने खड़ी थी। हाथों में वही सीपियों वाली पायल थी जिसे वह पहनना चाह रही थी, पर उसकी नजरें आईने में अपने रिफ्लेक्शन पर ठहर गई। उसकी सफेद सिल्क की नाइटी के खुले कॉलर से उसकी गर्दन पर वो सुर्ख नीला निशान साफ दिख रहा था, रुद्र के जुनून की एक गहरी गवाही। मोहिनी धड़कते दिल के साथ बोली, उफ, ये निशान अगर बबली ने देख लिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। रुद्र भी ना बिल्कुल जंगली बन जाते हैं। उसने दराज से कंसीलर निकाला और उसे छुपाने की कोशिश करने लगी, पर तभी पीछे से दो मजबूत बाहें उसके कमर के गिर्द कस गई। रुद्र ने अपनी ठुड्डी मोहिनी के कंधे पर टिका दी। उसकी सुबह की वो भारी मर्दाना आवाज मोहिनी के कानों में मिश्री की तरह घुली। रुद्र बोला, इतनी कोशिश क्यों कर रही हो मोहिनी? ये निशान कोई जख्म नहीं है, ये मेरा इकरार है कि तुम मेरी हो, पूरी तरह मेरी। मोहिनी आईने में उसे देखते हुए बोली, रुद्र प्लीज, घर जा रहे हैं हम। दाई माँ की पारखी नजरें और बबली की वो शैतान आंखें, मैं मर जाऊंगी शर्म से। आप तो किंग हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, पर मेरी जान तो वो बातों बातों में ही निकाल लेगी। रुद्र मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी आंखों तक पहुंच रही थी। उसने कंसीलर की डिब्बी मोहिनी के हाथ से ली और उसे किनारे रख दिया। उसने मोहिनी के बालों को एक तरफ किया और उस निशान को फिर से बहुत धीरे से चूमा। रुद्र बोला, उसे देखने दो, उसे पता चलना चाहिए कि उसका भाई अब सिर्फ लोहे और बारूद से नहीं बना। चलो, जेट तैयार है, हमारा शहर हमारा इंतजार कर रहा है। वापसी की उड़ान, बादलों के बीच एक वादा। प्राइवेट जेट द रुद्र 1 जब बादलों को चीरता हुआ वापस उड़ान भर रहा था तो कैबिन की मध्यम रोशनी में मोहिनी रुद्र के कंधे पर सिर रखकर लेटी थी। बाहर आसमान का रंग बदल रहा था, पर रुद्र का ध्यान सिर्फ मोहिनी पर था। उसने देखा कि मोहिनी का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है। उसने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर सहलाया। रुद्र बोला, क्या हुआ? मालदीव को पीछे छोड़ने का दुख है? मोहिनी बोली, नहीं रुद्र, बस सोच रही थी कि क्या घर पहुंचते ही सब बदल जाएगा? क्या आप फिर से वही पत्थर दिल किंग बन जाएंगे? वही फाइलें, वही खौफ, वही सन्नाटा? रुद्र ने उसके हाथों को अपने होठों से लगाया। मोहिनी, शहर वही है, ब्लैक टावर वही है, पर अब उस घर की दीवारों के पास तुम्हारी पायल की छनक है। मैं काम नहीं छोड़ सकता, पर मैं अब अकेला नहीं हूँ। अब मेरे पास लौटने की एक वजह है। प्राइवेट जेट से उतरने के बाद रुद्र की काली कारों का काफिला जब ब्लैक टावर के अहाते में रुका तो वहां सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। रुद्र कार से उतरा और उसने हाथ बढ़ाकर मोहिनी को बाहर निकाला। मोहिनी ने अपनी गर्दन के चारों ओर रेशमी दुपट्टा कुछ इस तरह लपेटा था जैसे वो दुनिया से अपना सबसे बड़ा राज छुपा रही हो। वे जैसे ही मुख्य हॉल में दाखिल हुए, दाइमा सोफे पर बैठी ईशा को कहानी सुना रही थी। उन्होंने चश्मा उतारकर धुंधली आंखों से रुद्र और मोहिनी को देखा। उनकी आंखों में वो सुकून था जो एक माँ को अपने बच्चों को सलामत देखकर मिलता है। दाइमा धीमी आवाज में बोली, आ गए। समुद्र की लहरों ने मेरे बच्चों को थोड़ा और जवान और खूबसूरत बना दिया है। रुद्र बिना कुछ कहे दाई माँ के पास गया और उनके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। यह हाथ एक किंग का नहीं, उस बेटे का था जिसे अपनी जड़ों की फिक्र थी। प्राइवेट जेट की थकावट और मालदीव की उन सुनहरी यादों को समेट जब रुद्र और मोहिनी ब्लैक टावर के बेडरूम में दाखिल हुए तो सन्नाटा चीख रहा था। रुद्र ने पैर से दरवाजा बंद किया और अपना कोट उतारकर एक तरफ फेंका। मोहिनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने गर्दन के पास दुपट्टे को और कसने लगी। रुद्र आईने में उसे देखते हुए एक धीमी और भारी आवाज में बोला, कब तक छुपाओगी मोहिनी? इस कमरे की दीवारें गवाह हैं कि यहाँ न कोई किंग है और न कोई पर्दा। मोहिनी मुड़कर नखरे से बोली, आपको तो बस मजाक सूझ रहा है। बबली की नजरें देखी हैं आपने? वो लड़की नहीं, एक्सरे मशीन है। अगर उसने एक बार भी देख लिया ना तो पूरे घर और गांव में ढिंढोरा पीट देगी कि भैया मालदीव में बेलगाम हो गए थे। रुद्र करीब आया और मोहिनी को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा। उसकी उंगलियां मोहिनी के दुपट्टों की तहों को धीरे धीरे खोलने लगी। रुद्र बोला, बेलगाम? शायद, पर जो मेरा है उस पर अपने निशाने छोड़ने का हक मुझे खुदा ने दिया है। और जहां तक बबली की बात है, उसे इस किंग के गुस्से का अंदाजा है।
तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। वो बबली थी, जो बिना इजाजत के अंदर घुस आई। बबली शरारत से चिल्लाते हुए बोली, ओहो, तो आ गए रोमांस के देवता। भाभी, जरा बाहर तो आइए, देखिए ईशा ने आपके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। मोहिनी हड़बड़ाकर पीछे हटी और अपना गला छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। बबली मोहिनी के पास आकर दबी आवाज में बोली, अरे वाह भाभी, मालदीव की धूप ने तो आपके चेहरे पर गजब का निखार ला दिया है। या फिर ये धूप नहीं, भैया का स्पेशल ट्रीटमेंट है। तभी मोहिनी का दुपट्टा थोड़ा सरका और उसकी गर्दन के पास का वो हल्का सा निशान बबली की नजरों से नहीं बच पाया। बबली की नजरें सीधी मोहिनी की गर्दन पर गई, जहां कंसीलर के पीछे से भी वह गहरा सुर्ख निशान झांक रहा था। बबली चहकते हुए बोली, ओहो भाभी, ये चोट कैसी? लगता है मालदीव के मच्छर बड़े रोमांटिक और जुनूनी थे, जो सिर्फ गर्दन पर ही निशाना साधते हैं। मोहिनी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और वो बोली, चुप कर बबली, तू कभी नहीं सुधरेगी। रुद्र ने पीछे से बबली के सिर पर हल्के से चपत लगाई, अपने भाभी को परेशान करना बंद कर। मोहिनी का चेहरा शर्म से इतना लाल हो गया कि वह नजरें नहीं मिला पा रही थी। रुद्र ठंडी आवाज में बोला, बबली बाहर जा, इससे पहले कि मैं तेरा फोन जब्त कर लूं। बबली हंसते हुए भागते हुए बोली, जा रही हूँ भाई, पर भाभी अगली बार हाई नेक सूट पहनकर आना, वरना दाई माँ तो समझ गई है कि मालदीव में सिर्फ समंदर की लहरें नहीं उठी थी, कुछ और भी उठा था। बबली के जाते ही मोहिनी ने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। रुद्र उसके बगल में बैठा और उसके बालों को सहलाने लगा। उस पल ब्लैक टावर का वह सख्त मालिक एक प्रेमी में बदल चुका था। बबली के जाने के बाद कमरे में एक भारी खामोशी छा गई थी, लेकिन वह खामोशी बेचैन करने वाली नहीं थी। रुद्र बेड के किनारे बैठा था और उसका हाथ अभी भी मोहिनी के रेशमी बालों में उलझा हुआ था। मोहिनी ने अपना चेहरा तकिए से उठाया। उसकी आंखें शर्म और एक अजीब सी थकावट से भरी थी। रुद्र बहुत धीमी आवाज में बोला, क्या सोच रही हो? बबली की बातों को दिल पर मत लो, वह चंचल है। मोहिनी बोली, बात उसकी चंचलता की नहीं है रुद्र, बात इस बदलाव की है। मालदीव में मुझे लगा था कि हम दुनिया से दूर किसी और ही कायनात में हैं, पर यहाँ लौटकर इस घर की दीवारों को देखकर फिर से वही एहसास होने लगा है। क्या आप सच में बदल रहे हैं या यह सिर्फ एक खूबसूरत सपना था? रुद्र उठा और कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर ब्लैक टावर का विशाल अहाता अंधेरे में डूबा था, जहां हथियारबंद गार्ड्स गश्त लगा रहे थे। वह साम्राज्य जो उसने खून और बारूद से खड़ा किया था, आज उसे पहली बार बेगाना सा लगा। रुद्र बोला, बदलाव रातों रात नहीं आता मोहिनी, और जब से तुम इस दहलीज के अंदर आई हो, मेरी बंदूकों की नली ने अपना रुख बदल लिया है। अब मैं मारता नहीं हूँ, मैं रक्षा करता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए तुम हो। अगली सुबह एक अजीब सी बेचैनी, सूरज की पहली किरण ने जब कमरे में दस्तक दी तो मोहिनी की नींद एक अजीब सी घबराहट के साथ खुली। उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा बहुत भारी है। उसने उठने की कोशिश की, पर उसका सिर चकराने लगा। वह धीरे से बेड से उतरी और बैल्कनी की तरफ बढ़ी। उसे लगा था कि ताज़ी हवा उसे राहत देगी, पर किचन से आती मसालों की महक ने अचानक उसके पेट में एक मरोड़ पैदा कर दी। वह भागकर वॉशरूम की तरफ गई। रुद्र, जो अभी अभी शावर लेकर बाहर निकला था और तौलिए से अपने बाल सुखा रहा था, मोहिनी की आवाज सुनकर चौंक गया। वह तेजी से वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंचा। रुद्र परेशानी से बोला, मोहिनी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मोहिनी वॉश बेसिन को पकड़कर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की बूंदें थी। उसने नल चलाया और अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाला। मोहिनी हांफते हुए बोली, पता नहीं, शायद सफर की थकान है, सिर बहुत भारी लग रहा है। रुद्र ने आगे बढ़कर उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। उसने महसूस किया कि मोहिनी का शरीर थोड़ा ठंडा पड़ रहा था। उसने उसे गोद में उठाया और वापस बेड पर लिटा दिया। रुद्र, दाई माँ, बबली, उसकी आवाज पूरे फ्लोर पर गूंज उठी। एक माफिया किंग की आवाज में जो खौफ दूसरे के लिए होता था, आज उसमें अपनी पत्नी के लिए तड़प थी। दाई माँ और बबली भागते हुए कमरे में आए। दाई माँ ने मोहिनी के चेहरे को देखा और फिर उसकी नब्ज टटोलने लगी।
बबली जो हमेशा चहकती रहती थी, आज अपनी भाभी की हालत देखकर शांत खड़ी थी। दाई माँ मुस्कुराते हुए पर आवाज में एक गंभीरता लिए हुए बोली, रुद्र तू बाहर जा और बबली जा किचन से थोड़ा अदरक और शहद लेकर आ। रुद्र बोला, नहीं दाई माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। डॉक्टर को फोन करो, इसे हुआ क्या है? कल तक तो ठीक थी। दाई माँ रुद्र का हाथ पकड़कर बोली, तू शांत हो जा बेटा, हर दर्द की दवा डॉक्टर नहीं होता, कभी कभी कुदरत अपना रास्ता खुद बनाती है। तू बाहर बैठ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। रुद्र अनमने मन से बाहर गैलरी में जाकर खड़ा हो गया। वह गलियारा जहाँ बैठकर वह कभी बड़े बड़े ऑपरेशंस प्लान करता था, आज उसे सबसे लंबी दूरी लग रही थी। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे, कहीं कोई दुश्मन, कहीं कोई पुरानी रंजिश, वो इकरार, वो एहसास। अंदर कमरे में दाई माँ ने मोहिनी का सिर अपनी गोद में रखा। दाई माँ बोली, मोहिनी बिटिया, मुझे वो बता जो तू खुद को बताने से डर रही है। तेरे चेहरे की ये रंगत, ये कमजोरी, ये बीमारी नहीं है। मोहिनी की आंखें डगडगा गई। उसने दाई माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। दाई माँ, मुझे डर लग रहा है। क्या हम तैयार हैं? रुद्र का काम, उनका अतीत, क्या यह सही वक्त है? दाई माँ ने उसके माथे को चूमा। ईश्वर जब फल देता है तो मौसम नहीं देखता। जा अपने किंग को बता दे कि उसके सिंहासन का असली वारिस आ गया है। उसे तेरी जरूरत से ज्यादा इस खबर की जरूरत है। दाई माँ बाहर निकली और रुद्र की तरफ इशारा किया। रुद्र बिजली की फुर्ती से अंदर गया। मोहिनी बेड पर तकिए के सहारे बैठी थी। उसकी आंखों में अब एक ऐसी चमक थी जिसे रुद्र पढ़ नहीं पा रहा था। रुद्र उसके पैरों के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मोहिनी बोलो, डॉक्टर को बुलाऊं? लंदन से बुलाऊं या न्यूयॉर्क से? तुम बस कहो, मैं पूरा ब्लैक टावर हॉस्पिटल बना दूंगा। मोहिनी मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में एक रूहानी सुकून था। उसने रुद्र का हाथ लिया और धीरे से उसे अपने पेट पर रख दिया। मोहिनी कांपती हुई पर साफ आवाज में बोली, रुद्र, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने इस नफरत को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अब आपके पास एक ऐसी वजह है जिसके लिए आपको जिंदा रहना होगा और मुझे भी। रुद्र उसे एकटक देखता रहा। उसके दिमाग की मशीनरी जैसे जाम सी हो गई। रुद्र बोला, तुम क्या कह रही हो? मोहिनी आंसू गिरते हुए बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ रुद्र, हम माता पिता बनने वाले हैं। रुद्र का टूटा हुआ गुरूर और एक नया जन्म। वह पल ऐसा था जैसे ब्लैक टावर की नींव हिल गई हो। रुद्र के हाथ, जिन्होंने कभी बंदूक चलाने में कभी संकोच नहीं किया, आज मोहिनी के पेट को छूते हुए कांप रहे थे। उसके आंखों में वो पत्थर जैसा कठोर भाव गलने लगा। वह बिना कुछ बोले घुटनों के बल बैठ गया। उसका सिर मोहिनी की गोद में जा गिरा। वह माफिया किंग, जिसके नाम से शहर कांपता था, आज एक बच्चे की तरह सिसक रहा था। रुद्र बोला, नहीं मोहिनी, मेरे जैसा गुनहगार, मेरे हाथों पर तो कितने ही लोगों की बद्दुआएं होंगी। क्या खुदा वाकई मुझे यह तोहफा देगा? क्या वह बच्चा मेरे साए में महफूज रहेगा? मोहिनी उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोली, आपका साया अब अंधेरा नहीं, उसकी ढाल बनेगा रुद्र। यह बच्चा आपको सजा देने नहीं, आपको बचाने आया है। रुद्र ने मोहिनी को अपनी बाहों में इतना कसकर भर लिया जैसे वह उसे पूरी दुनिया के दुखों से छुपा लेना चाहता हो। उस कमरे की दीवारों ने पहली बार गनशॉट की जगह एक पिता की सिसकियां और एक माँ की सांत्वना सुनी। ब्लैक टावर की वो रात आज सन्नाटे से नहीं बल्कि एक नई उम्मीद की खुशबू से महक रही थी। रुद्र ने मोहिनी का हाथ अपने हाथ में लेकर चांद की ओर देखा और पहली बार उसे अपने अतीत के सायों से डर नहीं लगा। आज किंग हार गया था और एक पिता जीत गया था। ब्रूटल लव की ये दास्तां अब एक मुकम्मल इबादत बन चुकी थी। पूरी कहानी देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये ब्रूटल लव का अंतिम अध्याय था, लेकिन हमारा सफर अभी थमा नहीं। बहुत ही जल्द आपके लिए एक नई कहानी के रूप में नए एहसासों के साथ मिलूंगी। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, क्योंकि इससे मुझे और भी कहानियां लिखने की प्रेरणा मिलती है। कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज अपने चैनल रूहानी रिश्ते को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर कहानी और शॉर्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं हूँ आपके अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ।
तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।